नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संघ और मोदी को ललकारा है, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे शेख चिल्ली का सपना करार दे दिया है। दरअसल अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन से सियासी तूफान खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से ऐलान किया कि मोदी को हराना है तो संघ से टकराना होगा। उन्होंने कहा, आरएसएस कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन नहीं है, बल्कि सियासी ताकत है। डरने का वक्त गया, अब टक्कर का समय है। पटवारी का संदेश साफ था, बीजेपी की जड़ें संघ में हैं और उसे वहां से चुनौती देनी होगी। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संघ को हराना कांग्रेस का शेख चिल्ली का सपना है। नेहरू से इंदिरा तक ने कोशिश की, स्वयं सेवकों को सताया गया, आपातकाल में जुल्म ढाए गए, लेकिन संघ अडिग रहा। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। उनका दावा है कि संघ का स्वयंसेवक सत्ता नहीं, हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस का अधिवेशन ताकत की नई कहानी लिखेगा या यह डर और हताशा की सियासी चाल है। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, जरा उनको सुनिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीज बोया और आदरणीय महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को वो सीख दी जिसमें सत्य अहिंसा की भावना पूरे दुनिया ने आत्मसात की। आजादी का जब बिगुल बज रहा था तो यही धरती थी जिसने देश को ये संदेश दिया कि एकजुटता से देश को आजाद कराना है। साथियों, वैसा ही समय देश के सामने आज है कि इसी धरती से वो आवाज जाए जिसमें संविधान की रक्षा की बात हो, इस देश के भाईचारे को कायम करने की बात हो, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपनत्व, इंसानियत, जो भगवान राम ने करोड़ों साल पहले कहा कि इस देश की नींव सिर्फ मानवता की रक्षा और इंसानियत की सभ्यता और परंपरा की है, उसको फिर से आत्मसात करने का बिगुल भी इसी धरती से हम सबको मिलकर ले जाना है। साथियों, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा कि इस देश में नोटबंदी लाओगे अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी, और वैसा हुआ। हमारे नेता ने कहा कि ये देश में जो कोविड आ रहा है ये हवाई जहाज के रास्ते से आ रहा है, लोग मर जाएंगे। करोड़ों लोग मर गए, पर नरेंद्र मोदी, बीजेपी एक नहीं सुनी। देखिए, आरएसएस तो आपके अब्बा भी नहीं हरा पाए, चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देहनिष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वो राम की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो कृष्ण की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो महावीर की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गौतम बुद्ध की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। वो भारत के सेना के पीछे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सेना कोई जानता है कि ये मातृभूमि की वंदना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बाउंड्री पर खड़े हैं, और जो बॉर्डर पर सेना खड़ी है वो सेना हमारे अपना खून है, उसकी सुरक्षा करना। और इसलिए आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती क्योंकि कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है, कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है, कांग्रेस पाकिस्तान और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। कांग्रेस ने ना तो गांधी जी का चरित्र लिया, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र लिया। इस कांग्रेस ने अगर चरित्र लिया है तो केवल सत्ता को हथियाने का चरित्र लिया है, और सत्ता कैसे भी ली जाए, चाहे व्यक्तियों को मार कर सत्ता ली जाए, चाहे देश जलाकर सत्ता ली जाए। और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस धरती पर, तब तक ना हिंदुस्तान का कोई विभाजन हो सकता और ना देशद्रोही ताकत इस देश के अंदर पल सकती। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है कि हमें ज़रूरत है आज आरएसएस से लड़ने की, क्योंकि आरएसएस इस देश में अलगाव की राजनीति कर रहा है, इस देश को बांटने की राजनीति कर रहा है, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो नेता ये कह रहे हैं कि कोई लड़ नहीं सकता, तो रामेश्वर शर्मा जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी विजयपुर के अंदर
कांग्रेस पार्टी जीती, आपके मंत्री को हराया है। शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा बुधनी में 1 लाख का अंतर कांग्रेस पार्टी ने किया है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा से लड़ेगी और मध्य प्रदेश में भी हम लोग बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं और अब कांग्रेस की तरफ से यह ललकार लगाई गई है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो हमें आरएसएस से लड़ना होगा और यह बड़ी बात कही गई है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, खास आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस के अधिवेशन में और कौन कौन से मुद्दों पर यह रणनीति बनाई जा रही है और किस तरीके से आरएसएस से कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। मंजरी जैन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और रवि जी हमारे साथ, रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा चर्चा की। रवि वर्मा जी, आरएसएस से इतनी नफरत क्यों कांग्रेस को? क्यों आरएसएस को खत्म करने के लिए समय समय पर राहुल गांधी का हम जिक्र करें या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जिक्र करें, लगातार बात होती रहती है? देखिए, क्योंकि इस देश में नफरत को राजनीति का हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाली पीछे से पर्दे के पीछे से जो है सीढ़ी चढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जिस तरीके से नफरत के बीच देश में बोध रही है, जिस तरीके से आज प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात हो या देश में जिस तरीके से महिलाओं पर जाति के शिकार हो या उनके साथ अत्याचार हो, हर दूसरी तीसरी घटना में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों के नाम उजागर होते हैं। इसलिए ये नफरत की खाई बांटी जा रही है। इसके प्रमाण भी हैं। कुछ दिन पूर्व ही सिंगरौली में एक दलित इंद्रपाल के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा दी जाती, सिर्फ इसलिए चढ़ा दिया जाती है कि उस इंद्रपाल ने उस भाजपा दलित नेता, भाजपा के नेता का विरोध किया था कि वो अवैध उत्खनन करता है। कटनी जिले में महिला और उनके पोते को निर्वस्त्र करके इसलिए मारा जाता है। तो इसमें आरएसएस का हाथ कहां है, ये हम समझना चाह रहे हैं। आप तो सरकार पे आ गए। पहले सुन लीजिए, फिर इंटरेक्ट करिएगा। तो ये जो नफरत की सोच है, जो ये साझी हिस्सेदारी है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस एक ही है ना, क्योंकि उनके बिना तो उनका एक दूसरे का संभव ही नहीं है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जिस तरीके से ये नफरत के बीज इस देश में बोए जा रहे हैं, जिस तरीके की ये घटनाएं मध्य प्रदेश या देश में हो रही हैं, ये जरूरी हो जाता है कि आरएसएस का इतिहास, जिस इतिहास को एक कलंकित रूप में जाना जाता है, वो देश के लोग पहचाने कि कोई हमारे नेता इस देश में जिस तरीके से मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं और जिस तरह की घटनाएं आज देश में हो रही हैं, जिस तरीके से खाई बांटी जा रही है, वो अंतर समझना होगा कि ये वो आरएसएस है जिसने लगातार इस तिरंगे झंडे को कभी अपनाया नहीं है। तिरंगे झंडे को जब उनके मुख्यालय पर 2 बंदों ने फहरा दिया था तो उनके ऊपर एफआईआर की गई, जिसने 50 सालों तक तिरंगे को नहीं अपनाया, जिसने आरक्षण का लगातार विरोध किया, जिसने तिरंगे के रंगों को अशुभ माना। तो ये जरूरी हो जाता है देश में कि ऐसी संस्था, ऐसे लोग को बेनकाब किया जाए जो खाते देश की और बजाते किसी और की है। और रामेश्वर शर्मा जैसे नेताओं को ये पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। और अगर उनको आरएसएस का बोध ज्ञान ना हो तो मैं उनको उनके निवास पर जाके एक पुस्तक भेंट करूंगा और वो तथ्य भी पेश करूंगा कि कितना काला इतिहास है इन आरएसएस और भाजपा के नेताओं का। क्या आरएसएस का इतिहास, क्या आप बताएंगे? बताइए। यही तो इतिहास है कि इस तिरंगे के रंगों को अशुभ बताया गया, तिरंगे को अपनाया नहीं गया और इसी आरएसएस के लोगों ने आरक्षण का विरोध किया। इसी आरएसएस के दूसरे प्रमुख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर भेजा था। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है इतिहास से बात? राजा हरिश्चंद्र से मुलाकात करने के लिए और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए। आपको ये बात मालूम कि नहीं मालूम है? पार्टी कांग्रेस, मुझे मालूम है, मुझे मत बताइए आप। कांग्रेस पार्टी, अरे मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? जब आप इतिहास की बात करेंगे, इतिहास समझेंगे तो इतिहास याद दिलाएंगे आपको, इतिहास याद दिलाएंगे। गुरु गोवलकर साहब को भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था? और जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा जो भारत का जो बनाया गया, उसमें कितना प्रमुख योगदान रहा आरएसएस का? आपको नहीं मालूम क्या इतिहास? जो विपक्षी दल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आमंत्रित करिए। ये आपके नेताओं ने, कांग्रेस ने माना है। इस देश की मिट्टी और इस देश के लोक रंग क्या ठीक है? आएंगे, सेकंड में आएंगे, इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और खंगालेंगे और बताएंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, ठीक है, उसमें भी जाएंगे। मंजरी जैन जी, ये ठीक बात है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आमने सामने होनी चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, ठीक है, लेकिन बाप दादाओं पे चले जाना ये कितना जायज है? आपके नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये क्या बिल्कुल ठीक है, सधी तुली हुई है क्या? नहीं, देखिए, जब संघ की बात आती है, ये नफरत से जो है बातें करते हैं संघ के बारे में। संघ एक विचारधारा है, और एक कोई संस्था नहीं है।
संघ एक विचारधारा को लेकर काम कर रहा है जिसमें वो ये कहता है कि राष्ट्र मुझे प्रथम है। और ये रवि वर्मा जी क्या जानेंगे संघ के बारे में, जिन्हें अभी पढ़कर बोलना पड़ रहा है, खुद को कुछ पता नहीं है। इनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और ये यहाँ आकर पढ़ते हैं। तो संघ जो है वो त्याग और अनुशासन का प्रतीक है। संघ की आप बराबरी नहीं कर सकते। संघ जिस तरह से काम करता है, संघ के लोग जिस तरह से जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, कांग्रेस ने तो राष्ट्र को गर्त में फेंकने का काम किया। इस देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने का पाप किया है तो कांग्रेस ने किया, पंडित नेहरू ने किया है प्रधानमंत्री बनने की लालसा में। एक बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। और देखिए आरएसएस जो है वो सत्ता के लिए, चुनाव के लिए काम नहीं करती। आरएसएस जो है वो भारत के लिए काम करती, देश के लिए काम करती, जन कल्याण के लिए काम करती है। और आज जिन दलित भाई बहनों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन जगह जाकर भारतीय आरएसएस का जो कार्यकर्ता है उसे कोई पद की लालसा नहीं होती, कोई उसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होती, लेकिन जब वो अपना काम करते हैं, जनसेवा का काम करते हैं, सनातन नहीं, लेकिन मंजरी जी ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप हिंदू मुस्लिम का काम करने के लिए, मंदिर मस्जिद का काम करने के लिए राजनीति करती हैं, वोट बैंक हासिल करने के लिए। और आप ये लगातार एक बड़ा संदेश देने का काम करते हैं कि दरअसल शुरुआत से ही कांग्रेस हिंदू विरोधी रही है और हिंदू के अगर कोई प्रमुख कर्ता धरता है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे भी तो नहीं है ना। नहीं, ये हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कहती है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है इस देश के संसाधनों पर प्रथम हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। आप बता दीजिए इस देश की सबसे अधिक जमीन किसके पास है? अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं आते ना, अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं आते ना। नहीं, ये हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि और किस भाव से उस दौर में प्रधानमंत्री ने कहा था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम क्यों किया गया था। उस रात 1947 14 अगस्त 1947 की रात में इस तरह 30 लाख हिंदुओं के कत्ल हुए थे, वो किसकी गलती के कारण वो हमने भी देखे थे, सबने देखे थे, ठीक है, हमने भी पढ़े हैं, ठीक है, जिसने देखे। लेकिन आप हिंदुओं के झंडा बरदार नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप नहीं हो सकते। आजादी के बाद भारत का पहला सबसे बड़ा सांप्रदायिक हिंसा अगर हुआ, दंगा हुआ, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ और वहां उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे में भी कांग्रेस की सरकार को ही नेहरू साहब ने घेरा था, उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे और जवाहरलाल नेहरू को इस दंगे ने झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्वतंत्र भारत में इतनी तीव्रता वाले सांप्रदायिक दंगों की उम्मीद ही नहीं की थी। और उस दौरान नेहरू ने अपनी ही सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार की आलोचना की थी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू कर रहे थे। नेहरू ने गुस्से में कहा कि दंगों के दौरान कांग्रेस नेता अपने घरों के अंदर पर्दानशी महिलाओं की तरह क्यों छिपे बैठे थे। इसका मतलब हिंदुओं के लिए उनके दिल में जगह थी। और आप लोग हमेशा ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं कि बिल्कुल हिंदू विरोधी है कांग्रेस, हिंदू विरोधी रही है। अब आपको कैसे पता हो किसके संदर्भ में बोल रहे थे? दूसरी बात आप बताइए ना, आज बालाकोट का हमला हुआ, आज यही लोग कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये कौन कहता है? और इस देश के अंदर जो है जातियों में बांटने का जो बीज बोया जा रहा है, जो पाप किया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो सिर्फ संगठन की बात करते हैं और देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं। और आपका एक कदम भी इसलिए होता है कि सिर्फ सत्ता की भूख है। आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप देश को विदेश में जाकर, विदेश की धरती पर जाकर बदनाम करते हैं, देश का रोना जाके विदेश की धरती पर रोते हैं, विदेश से आप सहायता मांगते हैं, चीन से आप सहायता मांगते हैं, पाकिस्तान से आप सहायता मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? आपके डोनर हमारे जो दुश्मन देश है उनके क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों मिले हुए? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो कांग्रेस की जो गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं। ये आतंकवादियों के साथ है। अगर जो संगठन, कोई भी संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो या कोई भी विश्व हिंदू परिषद हो, कोई भी हिंदूवादी जो संगठन है, उसके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। आप हिंदू धर्म को गालियां देने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो लोग सनातन को समूल नष्ट करने की बात करते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं। आप राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने हमेशा से हिंदू संस्कृति सनातन को कोसने का काम किया, उसको खत्म करने की बात करते हैं आप। तो आप देश विरोधी हैं, आप देश के विरोधी हैं, यहाँ की भावनाओं के विरोधी है, यहाँ की जनता। ठीक है, आप बहुत बड़ी बातें कर गई। ठीक है, अब इस पर फिर आप सुन लीजिए मंजरी जी,
ठीक है, आपने ठीक है, आपने वो झंडा उठा रखा है राम मंदिर विरोधी, फिर वो अभी वो चले जाएंगे, कहेंगे कि राम मंदिर को अगर ताला किसी ने तोड़वाया था तो हमारे नेता ने तोड़वाया था, फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, फिर कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान क्या करने अचानक उनका प्लेन वहां चला गया था। राम मंदिर का ताला क्यों खुलवाया गया था आपको पता है कि नहीं? मैं बताती हूँ, उसका भी एक इतिहास है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब जो चायवानों का जो केस, वो सारा इतिहास मुझे मालूम है, वो सारा इतिहास जो आप बताने जा रही है वो मुझे मालूम है, वो मुझे मालूम है, लेकिन खुलवाया तो आखिर किसने खुलवाया ना, उस पर आ जाएगा मुद्दा। नहीं ठीक है, ठीक है, वहां भी राम मंदिर पर नहीं जाएंगे मंजरी जी, राम मंदिर पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको रोकेंगे हम, आपको यहाँ पर रोकेंगे हम, आपको यहाँ पर रोकेंगे। ठीक है रवि जी, ठीक है, आ गई आपकी बात, मंजरी जी आ गई आपकी बात, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। रवि जी, आप कह रहे हैं आरएसएस का इतिहास पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी आपको याद दिलाया, पन्ने पलटे। सरदार पटेल के कहने पर ही संघ के दूसरे प्रमुख गुरु गोवलकर ने कश्मीर जाकर महाराजा हरि सिंह पर भारत में विलय करने के लिए जोर डाला था और इसका श्रेय उनको दिया जाता है। और साल 1962 के चीन युद्ध में संघ के कार्यकर्ताओं ने सिविल डिफेंस के काम को अपने हाथों में लिया था और जिससे खुश होकर 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में उन्हें भाग लेने का अवसर भी दिया गया था। आपको यह इतिहास नहीं मालूम क्या? आपने यह इतिहास नहीं पढ़ा क्या? देखिए, इतिहास किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा है, और किस तरह की औपचारिकताओं वाली बातें या किस तरह के बुझे हुए तर्कों के साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो सारे सवाल, वो सारे तीर भाजपा पे उल्टे बैठ रहे हैं। अभी जिस तरह की मंजरी जी बातें कर रही थी कि वो हिंदुओं के विरोधी हो जाते हैं, उन संस्थाओं से क्योंकि इस तरह के आतंकवादी निकलते हैं ना, उन पार्टियों से आतंकवादी निकलते हैं ना। मध्य प्रदेश के भाजपा दफ्तर में देख सकते हैं ना, जो जैसे लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, राजस्थान से बजरंग दल का जो बलराम भाजपा के लिए जो है काम, पाकिस्तान के लिए काम करते हुए पकड़ा जाता है ना। तो ऐसी संस्थाओं के जो लोग हैं, जो खाते कहीं है बजाते कहीं और है, बिन बुलाए बिरयानी भी खाने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों न देश या कांग्रेस पार्टी आवाज उठाए? क्या गलत है? ये उन्हें बताना होगा ना, यही तो वो सच है। और जिस तरह की अगर आपने भी जो सवाल किए, मैं उनका ससम्मान आदर करता हूं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो सब संभाव के साथ चलती है, हर एक दल के लोगों को प्रतिनिधित्व देती है, जो इस देश की खुशहाली और अमन शांति के लिए काम करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल अवसर देती है। क्या भाजपा ने कभी इतना बड़ा मन दिखाया? अच्छा चलिए ठीक है, नफरत करती हमने मान लिया। एक सेकंड रवि जी, ठीक है, कार्यों की सराहना अब सुनिए, नहीं की ना। अरे हम आपकी बात चलिए एक सेकंड के लिए रख लेते हैं। अरे मोहब्बत की दुकान आप खोल रहे हैं ना, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए, बहुत सीधा सा सवाल है, सुनिए ना रवि जी सुनिए ना। मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान में भी आ जाते हैं। आपने कहा नफरत करती है बीजेपी, हमने चलिए मान लिया एक सेकंड के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले मथुरा में आरएसएस की एक बैठक थी, उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे हुए थे और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी भी पहुंचे हुए थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच के मुद्दे को लेकर के, उस समय खबरें चल रही थी कि नाराजगी है बीजेपी आरएसएस के बीच में, तो उस दौरान उन्होंने पता है क्या कहा कि हम तो कांग्रेस से भी, नेताओं से भी मिलना चाह रहे हैं, हम तो सबसे मिलते हैं, कोई बिजनेसमैन आ जाए, कोई देश का आम नागरिक आ जाए, किसी भी पार्टी का नागरिक व्यक्ति आ जाए, नेता आ जाए, हम उससे भी मिलते हैं। राहुल गांधी से भी उन्होंने मिलने की इच्छा जताई थी, होसबोले साहब ने, उन्होंने कहा था कि हम मिलेंगे राहुल गांधी से। मथुरा में उन्होंने कहा था कि हम मिलेंगे, लेकिन वो हमारी उपेक्षा करते हैं, वो हमारी विचारधारा के प्रति नहीं रहते हैं, वो हमें गलत भला बुरा कहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे राहुल गांधी से। तो ये बताइए, ये तो मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं, लेकिन नफरत की दुकान को लेकर के जो आप कह रहे हैं कि नफरत की दुकान उधर खोली जा रही है, तो मोहब्बत की दुकान या मोहब्बत का जो सेल करता है वो क्यों नहीं मुलाकात कर रहा है, क्यों नहीं मिलने की जा रहा है? मिला जा सकता है, किसी से भी मिला जा सकता है, आप बताइए ना। मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिले, बिल्कुल मिले राहुल जी से। राहुल जी बहुत बड़े विशाल हृदय के लोग के व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि अरे तो राहुल गांधी नहीं मिलना चाह रहे भाई, मैं उनकी बात थोड़ी नहीं कह रहा हूं, उन्होंने तो निमंत्रण दे दिया। राहुल गांधी क्यों मिलना चाहेंगे? राहुल गांधी नहीं मिलना चाह रहे हैं। मैं नहीं मिलूंगा। राहुल जी ने मना किया है क्या, या उनके कार्यालयों को अधिकृत रूप से ऐसा? प्रणब मुखर्जी साहब को जब आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया गया था, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या नहीं किया था, कहा था, आपको नहीं मालूम? या राहुल जी के अधिकृत ऑफिस द्वारा कोई मना किया गया? अरे मैं तो पूछ तो रहा हूँ, आपको वो बयान नहीं याद क्या? प्रणव दा, अरे सुनिए ना,
होता है। अगर राहुल जी से ठीक। मिलने की बात है, राहुल जी ने मना किया या उनके ऑफिस में इस बात का खंडन किया कि वो नहीं मिलना चाहेंगे, मिलना चाहिए। दो तरह के चेहरे हैं, ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, यही इनकी करनी और कटनी है, और जिसको ठीक। कांग्रेस पार्टी और देश का आम मतदाता पहचान चुका है। जितनी खिलाफत राहुल गांधी करते हैं, इतनी खिलाफत तो मुझे लगता है राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी आरएसएस के खिलाफ नहीं करती थी। और सुनिए, जितनी ये राम मंदिर की बातें कर रहे हैं, मेरे दलित वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद नहीं, राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, आपको भी रोकेंगे, रवि जी आपको भी रोकेंगे। नहीं 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 नहीं, राम मंदिर पे हम नहीं जाएंगे, मंजरी जी को नहीं जाने दिया, आपको भी नहीं जाने देंगे। नहीं, राम मंदिर पे नहीं जाने देंगे। रवि जी की आवाज म्यूट कर दीजिए। नहीं नहीं रवि जी, नहीं 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 जाएंगे, हम डिरेल होंगे ही नहीं, रवि जी डिरेल होंगे ही नहीं। मंजरी जी आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ना, ये जिन्ना को जो है वो विचारवाद मानने वाले लोग हैं, आरएसएस को आतंकवादी मानने वाले लोग हैं, भगवा को आतंकवाद कहने वाले, साधु संतों को आतंकवाद कहने वाले लोग हैं ये। और उनको भगवत गीता जो है वो जिहाद सिखाती है, लेकिन जो अन्य समुदाय है उनको खुश करने के लिए ही किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। आप देखिए ना, अभी जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में 13 घंटे बहस चली, उसमें तीनों सांसद 5 घंटे का कांग्रेस को समय मिला बोलने के लिए, लेकिन ना राहुल गांधी जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया गांधी जी बोली। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसको खुश करने के लिए आप इतना चुप्पी साधते हैं, और जब मंच पर आते हैं तो आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद सबको कोसने लग जाते हैं, जितने हिंदूवादी संगठन है। और तो और छोड़िए, इसके बाद आप साधु संतों को नहीं छोड़ते, उनको कोसने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं कि बीजेपी के एजेंट है और ये है और वो है। इस तरीके की आपकी वार्तालाप है, तो आप बताइए ना कि नफरत के बीच बहुत बुरा है। मोहब्बत का बैलेंस लगा लेते हैं दुकान पर, लेकिन नफरत का सामान आप बेचते हैं। तो ये आपके ऊपर सारी उंगलियां उठती हैं रवि जी, आपको समझना पड़ेगा रवि जी। अगर दलित भाइयों का कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। आपातकाल में उन्हीं आरएसएस के लोगों को आपने छूट दिया था, और उस संविधान की आत्मा की हत्या यदि किसी ने की तो कांग्रेस ने की। सत्ता पर बचाने के लिए, लगातार सत्ता में रहने के लिए, लगातार सत्ता की जो है भूख आपकी खत्म नहीं होती है, लगातार आप आरएसएस को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन जनता आपको बात दे रही है, जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जो नकली चेहरा लगाकर घूमती है, चेहरे के अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने जो कहा, आपने धारा 370 इस देश को दी, हमने धारा 370 35 ठीक है, इन सारे मुद्दों पर समय समय पर चर्चा होती रही है। रवि वर्मा जी, आप आरएसएस से लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, आपको मालूम होगा कांग्रेस सेवा दल की आज क्या स्थिति है। अगर कांग्रेस सेवा दल को आप मजबूती के साथ जिंदा रख पाते, वो भी एक वट वृक्ष था, तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति शायद जो आज है वो नहीं होती। आपने अपने संगठन को तो बचा नहीं पाए, और अब कह रहे हैं कि खत्म करना है आरएसएस को, तब हम बीजेपी से जीत पाएंगे। ये आकलन आप किस आधार पर कर रहे हैं मैं नहीं जानता। ये आपका अपना एक आकलन हो सकता है कि आप जिंदा नहीं कर पाए, या कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस सेवा दल की अरे मैं आकलन, चलिए मैं आपकी बात को सारी मानता हूं। मैं आपसे सीधा सवाल, कांग्रेस सेवा दल की आखिरी बार राष्ट्रीय बैठक कब हुई थी और कहां पर हुई थी, ये मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं ना, मेरी भी तो सुनिए कि आपको ये लग रहा है, आपने मृत घोषित कर दिया, आपको मृत लग रहा होगा, लेकिन भाजपा में जिस तरह की भाषा या जिस तरह के उनके जो तमाम तरह के, हमने पहले ही सवाल पूछ लिया था, फिर आप इसका मतलब सुन ही नहीं रहे थे। मैंने पहला ही सवाल ये मंजरी जी से पूछा, मेरा पहला सवाल ही मंजरी जी से ही था, आपने नहीं पूछा, उन्होंने जवाब दिया। ये सेवा दल का ही परिणाम है, ये यूथ कांग्रेस एनएसवाई की ही मेहनत का परिणाम है। मैं पूछ तो रहा हूँ, आप बताइए ना। 400 पार का नारा दे रही थी, हाँ, वो 240 पर ही अटक गई। अब ये देखिए, किसी दूसरे की लकीर को मिटा करके हम अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते हैं। इस बात को कांग्रेस को याद रखना चाहिए। रवि वर्मा जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप घुमा फिरा करके फिर उधर चले जा रहे हैं। मेहनत का परिणाम है, मैं पूछ तो रहा हूं, आप बताइए ना। सेवा दल संगठन कह रहा हूं ना, समय समय पर लगातार बैठ के होती है, और अधिवेशन में भी अभी जो हमारा चिंतन और मंथन हुआ उसमें सेवा दल के लोगों की भी क्रिया प्रतिक्रिया ली गई है। ये कैसे कह सकते हैं आप? अरे हम जो देखते हैं वही कहते हैं, हम जो देखते हैं वही कहते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा वो हम नहीं कहेंगे, या जो मंजरी जी को अच्छा लगेगा वो हम नहीं कहेंगे ना। जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जो सच्चाई होती है, मैं वही बोलूंगा। सच्चाई पूछिए ना, आज उनके प्रकोष्ठों की हालत क्या है? हाँ, बोलने की भी आजादी नहीं है। बोलने के लिए तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए कहा जाता है कि अगर कोई अपने पार्टी या अपने नेता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो दोनों जगह मैं कह रहा हूं, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, या अन्य दलों के लिए भी हम कह रहा हूं, कि उसमें यही होता है कि भाई ये बोलने की आजादी दी गई है।
हम ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं रवि वर्मा जी, ये बात जो मैं कर रहा हूं सेवा दल की या संगठन की, बीजेपी की या आपकी कांग्रेस की, तो मैं अपने लिए नहीं, मुझे वोट मांगने नहीं जाना किसी के घर पर, किसी का दरवाजा मुझे नहीं खटखटाना कि साहब मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप अपने संगठन को आंकेंगे, मजबूत करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, दूसरे संगठन पर ज्यादा ताक झांक करने की बजाय, तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि वोट मांगने आपको जाना है, आपको दूसरे का घर दरवाजा खटखटाना है कि साहब मुझे वोट दीजिएगा। और वोट देंगे, मांगने जब जाएंगे तो वो पूछेगा कि किस बिहाफ पर देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये अपने हित के लिए नहीं बता रहा हूं। बहरहाल ठीक है, दोनों पार्टियां लगातार मेहनत कर रही हैं, रस्साकसी जारी है और अब आरएसएस से लड़ने की कांग्रेस बात कर रही है और देखने वाली बात होगी रणनीति क्या होगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अब आरएसएस से लड़ाई लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है और इसी बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दे रहे हैं कांग्रेस को और कह रहे हैं कि दरअसल शेख चिल्ली की ये सपने जैसे कांग्रेस हसीन सपने देख रही है, ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल कांग्रेस किस रणनीति पर उतरेगी अब चुनावी मैदान में या सियासी मैदान में, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।